नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। आज हम आपके लिए एक खास सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है सैनिक आज भी सैनिक कल भी। हम हमेशा सुनते हुए आए हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, लेकिन ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा जज्बा है जो वर्दी उतरने के बाद भी कभी खत्म नहीं होता। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे उन पूर्व सैनिकों की जो रिटायरमेंट के बाद भी आज समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनकी कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक दिशा है कि सेवा का कोई अंत नहीं होता। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल मोहन असवाल, जिन्होंने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। तो चलिए करते हैं उनसे ढेर सारी बातें और जानते हैं उनके इस मुहिम के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, किस उत्तराखंड की किस जगह से आप बिलोंग करते हैं और सेना में आपने कितने वर्षों की सेवा दी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया है। मैं टिहरी गढ़वाल के जो जिला है उसमें जो शहर था वहाँ पर जो अठूर जिसका नाम था, जो कि अभी वहाँ पर डैम बनने के कारण सब जलमग्न हो गया है, वहाँ बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद वहाँ से मैं सैनिक स्कूल लखनऊ में अपने प्रारंभिक विद्यार्जन के लिए वहाँ गया था। उसके बाद देहरादून में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आई में ज्वाइन किया और 36 वर्ष सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। जी सर, आमतौर पर तो ये चीज देखी जाती है कि लोग जो है रिटायरमेंट के बाद आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन आपने तो रिटायरमेंट के बाद भी जो है खुद को समाज सेवा में लगा दिया, विशेषकर जो है पूर्व सैनिकों के लिए खुद को सक्रिय रखा है। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? क्या आपने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे अभी भी इस दिशा में काम करना है? इसके लिए क्योंकि मैं एक जो हमारा प्रवेश है अपने गांव के प्रवेश से आया था और उसमें हम लोगों का काफ़ी संघर्ष रहा है। उसके बावजूद हमने सेवा में अपनी सेवाएं दी और रिटायर होने के बाद भी मैंने यह देखा कि सैनिक का जो जब भी वो रिटायर होता तो वो उस स्टेज से बहुत ही अलग होता है जो कि हमारे बाकी और सेवाएं हैं जो सिविल में हैं उनमें जो काम करते हैं। तो उन लोगों में एक अलग तरह का जो जज्बा रहता है, अलग तरह की उनकी सोच होती है। वो सोच को वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने सीखा है उसको अब वो समाज में कार्यान्वित करने का उनका एक प्रयास होता है। तो मैंने भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि अब हमारा ये समय है कि हम समाज को कुछ दे सके, तो इसी से हमने ये कार्य शुरू किया। सर, जैसे अभी आपने कहा है कि भाई सेना से रिटायर होने के बाद भी जो जज्बा होता है वो हमारे अंदर से नहीं जाता है, और बाकी सेवा जो होती है चाहे वो किसी भी फील्ड में है, वहां से वापस आकर आदमी शायद कुछ और सोच सकता है, लेकिन सैनिक जिसके अंदर सेना बसी हुई है वो शायद देश के अलावा, देश हित के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। सर, पूर्व सैनिक किस तरह से राष्ट्र सेवा के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहते हैं? देखिए, जो मैंने जो देखा है, जब तक एक सैनिक अपनी सेवाएं देता है और एक्टिव सर्विस में रहता है तो वहां पर उसको जो आदेश होता है, जो उसका एक मिशन होता है, वो उसके ही तरफ पूरा 100% फोकस करके काम करता है। उसको ये जो फेज होता है, रिटायर्ड फेज होता है, इसमें उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलती है कि जो वो चाहे वो अब करने का उसका मौका है। तो प्रॉब्लम इसी सोच के साथ जो वर्दी उतारने के बाद जो उसके मन में कई चीजें होती है जो करना चाहता था और समय नहीं होने के कारण, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर रहता है, पूरा अपने यूनिट के लिए, अपने संस्था के लिए पूरा समर्पित रहता है, तो उसको अपना कुछ करने का नहीं मिल पाता मौका। मे बी यह समय होता है जब वो इस दिशा में सोचता है और उसमें कुछ करने का प्रयास करता है, और जब प्रयास करेगा तो 100% करता है, तो उसमें उसको अवश्य आगे बढ़ता है। इसी भाव से मैंने ये देखा है, तो हम भी इसमें लगे हैं।
जी, आपने बहुत सही बात कही है सर। और सर इसी चीज़ में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो प्रेज़ेंट में हमारी वेटरन वेलफेयर सिस्टम है, तो ये किस हद तक पूर्व सैनिकों की क्षमताओं का सही उपयोग कर रहा है? हाँ, इसमें कुछ मुझे ऐसा देखने को लगा कि जो अभी जो सिस्टम है जी। वो उसमें हम थोड़ा बहुत प्रोएक्टिव जो एक एस्पेक्ट होता है हुँ, उसमें थोड़ा कुछ मुझे लगता है कि और करने की ज़रूरत हमें लगती है। क्योंकि मैं खुद इस उससे क्योंकि मैं जिस उससे जुड़ा हूँ एक सर्विसेज लीग के माध्यम में, जी। तो इस हमारे पास कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं। ऐसे भाव जो है इस तरह का रहता है। बाकी जो आप एक सिस्टम में आ जाते तो आप सिस्टम में थोड़ा उनकी जो चीज़ें रहती उससे थोड़ा बंध से जाते हो। तो हुँ, ये जो है इसका तालमेल सही तालमेल अगर कुछ बिठा सके हमारे उसमें प्रयास रहते हैं कि इस तरह से रहे क्योंकि वो भी वही उसी सोच से कर रहे हैं हम भी उसी सोच से कर रहे हैं मैं ये नहीं बोलता कि वो नहीं करते हैं पर वो थोड़ा सा मैंने देखा कि अप्रोच में किसी चीज की अप्रोच में थोड़ा कहीं मुझे लगता है कि अगर वो अप्रोच थोड़ा हम लोग एक अलाइन कर लें या उस हिसाब के अपने मन में विचार सोच ला दें तो ये और अच्छी तरह से उनकी जो क्षमताएं हैं उनको उन तक रीच आउट कर सकते हैं हुँ। ये मैंने महसूस किया है क्योंकि मैं पूरे सभी 13 जिलों में भ्रमण कर चुका हूँ वहां जी, पे एक्सपेरिमेंट को मिला हूँ मेरे लिए कोई सीमा नहीं मैं किसी गांव में भी चला जाता हूँ वहां पे गांव में जो मुझे लगता है ये सैनिक अच्छा कार्य कर रहा है तो मैं वहां भी चला जाता हूँ मैं जैसे अभी आपको एक उदाहरण दूं मैं अभी पौड़ी में गया था वहां पे मुझे पता चला एक हमारा फौजी एक हवलदार है उसने जो स्ट्रे एनिमल है जो लावारिस जानवर हैं जी। उनकी सेवा में लगा हुआ है तो उसने गांव में कहीं जमीन उमीन कहीं दूर लेकर के मतलब किसी उसको मिली वहां पे 110 आवारा जो जानवर होते हैं उनकी सेवा में लगा हुआ है उसका जज्बा देखिए तो मैं उसके गांव जाकर के उसको वहां जाकर के मिल करके आया जो कि एक स्ट्रक्चर्ड कोई होगा जो ऑफिस वाला वो मे बी इस ऐसा शायद सोचे या कितना सोचे वो मैं नहीं कह सकता बट थोड़ा ऐसा मुझे लगता है जी। और आपने सर ये बहुत सही बात कही है और ये वाक़ई में मतलब ये जज़्बा ही होता है सर। ऐसे कौन से 3 क्षेत्र हैं जिन्हें मजबूत किया जाए तो पूर्व सैनिक देश के विकास में और अधिक योगदान दे सकते हैं? सीमा जी आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है जी। कौन से क्षेत्र जिनमें वो अधिक योगदान कर सकते हैं पहले हमें उनकी वो जो क्षमताएं हैं उनकी क्वालिटीज हैं वो हम अगर उनके ऊपर थोड़ा फोकस करें तो तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे उनको हम किस क्षेत्र में उनको हम लगाएं ताकि वो और मजबूत करें अभी देखिए एक सैनिक होता है वो अमूमन बहुत यंग एज में वो अपना घर आ जाता है जी। 35-40 साल उसके पास अभी 20 करीबन 15-20 साल सॉलिड उसके पास अवेलेबल होते हैं जिसमें कि वो कर सकता है कुछ वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है और वो एकदम डिसिप्लिन उसको लाइफ दिया है उसके जहन में उसकी आदतों में वो डिसिप्लिन अभी है बरकरार है और जोश जज्बे में तो कोई कमी है ही नहीं तो इन तीनों चीजों को हम प्रदेश में किसी भी प्रदेश में अगर देखें तो इन चीजों को हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेट में वो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा और अगर फोकस करें तो इनकी इन क्षमताओं का वो और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जैसे उनकी कुछ ना कुछ स्किल्स होंगी क्या किसी को पता है कि किसकी क्या स्किल्स हैं ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हुँ। उनकी जो उनका जो जैसे ट्रेंड है वो अभी मैं अगर 2-3 चीजें जस्ट वैसे आपको बताऊं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी मुझे बताइए कि जब सेना में रहता है और कहीं कुछ होता है तो यूनिट को सीधे बुला लिया जाता है क्यों क्योंकि वो लोग उसमें ट्रेंड वो सब कर सकते हैं जबकि जब वो यहाँ आ जाता है तो उसकी ये जो क्षमता है इसका कोई ध्यान भी नहीं देता कि वो इसको हम इस तरह यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में कहीं उसको हम फिट कर सकते हैं कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ये मुझे देखने में नहीं लग रहा है जी। अभी आप देखिए यूनिट में कोई आता है कोई फंक्शन होता है किस तरह से यूनिट में उसका बिल्कुल वो तैयारी करता है और जो भी आता वो एकदम गदगद हो जाता है कि किस तरह से इन्होंने हमारा स्वागत किया किस तरह से इन्होंने हमारी देखभाल की किस हिसाब से इन्होंने अपने यूनिट को सजाया संवारा और वो इवेंट को सक्सेसफुल बनाया
हम अगर अपने उत्तर प्रदेश को अपने उत्तराखंड को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास इतने टूरिस्ट आते हैं, तो उस टूरिज्म में हमारे जो सेना के जो जवान हैं, उनका कुछ ना कुछ किस तरह से वो योगदान उनका कुछ करें, इसके ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि कोई खास विचार जो है कोई उसमें दे रहा है। अगर इसमें दे, और उन लोगों को हम, अभी आप देखिए आपका जोशीमठ का इलाका कितने लोग आते, क्या वहां पर मुझे बताइए आपकी कोई ऐसी वहां पर कोई हमारे एक्स सर्विसमैन की कोई इस तरह की टीम या कोई ऐसे प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कुछ क्या इस तरह गठित हुई है कि उनको हम इसे लगाएं? नहीं। तो इसमें हम अगर कुछ करना चाहें तो हम इसमें बहुत ही अच्छा एक दे सकते हैं। वहां पे जो हमारा क्विक रिएक्शन है, कहीं पर कुछ होता है, इस तरह की एक टीम बना करके हम रखें हर जिले में, चाहे टूरिज्म की हो, डिजास्टर के लिए हो, किसी तरह की भी हो, वो एकदम फौरन जाकर उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्या करना है, उन्हें मालूम है हमें क्या करना है। तो ये जो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, उसमें अगर कुछ हम और प्रयास करें तो मुझे उम्मीद है कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनका हम और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक सैनिक के तौर पे आपको क्या लगता है कि पूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत क्या है, जिसे समाज को पहचानने की जरूरत है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो एक सैनिक होता है, वो सबसे पहले तो वो बॉन्ड डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि उतने समय रहता है, तो एक उसकी जो अनुशासन उसके अंदर है, ये उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, वो एक ग्रुप में, संगठन में, टीम में उसको वो ट्रेन किया, वो जैसे ही जाता, वो पहले सेक्शन में रहेगा, प्लेटून में रहेगा, कंपनी में रहेगा, तो वो एक जिस किसी का भी आप उसको बनाएंगे तो वो उसमें मतलब घुल मिल करके उसको एक मजबूत भूमिका देता है। तो वो जो उसकी एक संगठनात्मक एक जो उसकी काबिलियत है, इसमें उसको रखना है, उसका इस्तेमाल होना है। तीसरा, वो क्योंकि जब औरों से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो एक जो उसका इंटरेक्शन का तरीका, वो कभी बदतमीजी से नहीं करेगा। अगर उसके साथ कोई भी हो, उसके साथ प्यार प्रेम अच्छी तरह से इज्जत के साथ करता, तो वो उसको डबल इज्जत के साथ उसके साथ करता है। तो ये जो उसकी जो बेसिकली जो इंटरैक्टिव स्किल्स हैं, ये अगर हम अच्छी तरह से इनको देखें और इनका जहां भी लगाएं, जिस तरह लगाएं, इसमें अगर वो समाज में इन खूबियों के साथ अगर वो उतरता है, तो जिस फील्ड में वो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसमें एकदम सक्सेसफुल होएगा और अपना सबसे ज्यादा से ज्यादा योगदान उसमें दे पाएगा वो। बिल्कुल सही बात आपने कही है। सर, एक चीज ने मैं हमेशा बचपन से सुनते हुए आई हूँ कि सैनिक कभी भी रिटायर्ड नहीं होता, वो हमेशा जो है ऑन ड्यूटी होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए जिसमें कि पूर्व सैनिकों ने आपदा या समाज सेवा या कहीं ऐसी जगह पर आर्मी को छोड़ के, मतलब जब वो सेना से रिटायर्ड हो गया, तो उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इसमें एक दो इंसिडेंट्स या केसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। एक आध साल पहले अगर आप किसी को ध्यान हो, ये मारचूला करके जगह है जो अल्मोड़ा जिले में पड़ती, वहां पे एक बस का हादसा हुआ था। हाँ जी। जिसमें करीबन 36 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी उस हादसे में। तो उसमें मुझे बताते हुए ये बहुत गर्व होता है कि जब उसमें ये हादसा हुआ और जिस इंडिविजुअल की वो जो बस मालिक था, उसके पास जब सुबह 6 बजे के करीबन, 6-7 बजे करीबन उसके पास वो खबर आई कि बस का ऐसा हादसा हो गया है, तो उसने सबसे पहले अपने पास रहने वाले एक फौजी उसको फोन किया कि ऐसी बात हो गई है। वो फौजी अपनी गाड़ी में वो हल्द्वानी के लिए निकल पड़ा था, पर जैसे उसने उसकी ये कॉल ली, उसने गाड़ी मोड़ी और उसको गाड़ी में बिठाया और रास्ते में अपना बताता हुआ जो फौजी मिलते चले गए, उनको सबको उठा, मतलब गाड़ी में लोड करता, सीधे सबसे पहले साइट पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब आप देखिए, वो गाड़ी नीचे पहाड़ में नीचे गिरी हुई है, वहां पर और कोई नहीं अभी पहुंचा है, ये लोग हैं। इन्होंने उन लोगों को निकाला और ऊपर सड़क में ले जाना था। तो इनकी देखिए जो इनकी सोच होती है कि कैसे वहां पर काम करना, कोई नहीं बताएगा।
उन्होंने इमीडिएटली वो सीटें जो थी वो निकाली। उन सीटों में उन्होंने जो उनको बाकी तोड़ करके उस सीटों का स्ट्रेचर बनाया, अपनी बेल्ट बुल्ट निकाल करके उनको उससे बांधा, क्योंकि आपने चढ़ाई में ले जाना है इंजर्ड पर्सन को, तो स्लिप करेगा वो, जी। तो उन्होंने उससे बांधा और फिर ऊपर लेकर के वो आए। और इस बीच में फिर औरों को बुलाते रहे, गांव के लोग आए तो वो वहां पहुंचे। बट देखिए कि ये चीजें स्वतः किसी ने उनको नहीं बोला और वो इसमें एकदम लग, बल्कि ऐसे जो पूरी टीम उनकी थी 5-7 लोग, उनको हमने बाद में जब मुझे पता लगा, मैं उनको मिलने भी गया, उनको बहुत सराहा। उसमें एक आध फौजी हमारी एक हवलदार थी, उनकी वाइफ भी थी। कुछ लोगों ने यहाँ पे मोर्चा संभाला, कुछ लोगों को उन्होंने सीधे बता दिया रामनगर में, भाई यहाँ पे बॉडी या पेशेंट्स आ रहे हैं, आप थोड़ा देखिए। उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के, ये फौजी लोगों ने वहाँ पे ट्रैफिक का जिम्मा संभाला। मालूम है एम्बुलेंसेज आने वाली, तो वहां पे लोग तमाशगीन ज्यादा पहुंचते हैं, मदद करने के बजाय तमाशगीन लोग काफी आ जाते हैं। तो उनको उन्होंने इमीडिएटली वहां कंट्रोल शुरू किया, अपने आप उन्होंने कमांड हाथ में ले ली और उन लोगों को इधर उधर करके, जैसे गाड़ी आ रही सीधे उसको वार्ड में ले जाना। लेडीज भी आकर के वहां पे, क्योंकि लेडीज भी बसों में इंजर्ड आई थी, तो उनको भी वहां पे करने लगे। तो इस टीम ने साइट के ऊपर और हॉस्पिटल में पूरा मोर्चा संभाला। इनको मैंने बहुत सराहा और इनको बिल्कुल, मैंने जो गवर्नर साहब को इसके बारे में बताया तो उन्होंने भी इनको बहुत सराहा और इनको सम्मानित किया सभी लोगों को। तो इस तरह के काम देखिए करते हैं तो इसमें कितना समाज को कितना फायदा होता है, उनकी जो ट्रेनिंग रही हुई या जो उनका जज्बा है, इससे देखकर। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ ना कि सैनिक रिटायर्ड हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का सैनिक हमेशा ऑन ड्यूटी होता है, और ये बात बिल्कुल भी झुठलाई नहीं जा सकती, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो ये काम कर रहे हैं, तो आपके इस काम से कितने लोगों के परिवारों पर प्रभाव पड़ा है, और अब तक कितने लोगों के जीवन को आपके इस काम ने छुआ है? देखिए, इसमें हम ऐसा कोई गिनती का तो कुछ मैं रखता नहीं हूँ हिसाब। मैं हर एक 13 जिलों में जा करके लोगों से मिलता भी रहता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास आते हैं। आप मतलब आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए। मैं देहरादून में जो ऑफिस में अपने जाता हूँ, पिछले साल मेरे पास करीबन 565 करीबन लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के, और जो भी उनकी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं किसी तरह की, उनके लिए उनको उनके समाधान के लिए वो हमारे पास आए। और साथ ही हर जिले में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं अपनी फील्ड, वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं, कोई बी कीपिंग का कर रहा है, कोई हर जिले में करीब 7-8 हमारे ऐसे सर्विसमैन हैं जो कि अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए उनको यूथ को दाएं बाएं ना भटके, अच्छी अपनी ट्रेनिंग करें, उसमें लगे हुए हैं। और कोई मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क सब लोगों को उसमें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कोई अपने खेती बाड़ी में जाके लगा हुआ है और क्या क्या चीजें बना रहा है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है। आपको मैं जब आप आगे इस प्रोग्राम में जाएंगे तो उन लोगों के साथ आपका भी तालमेल होगा, तो आपको उनसे स्वयं पता लगेगा। मैं अपने उसके बारे में, प्रयासों के बारे में क्या बोलूं, पर यही कि हमारा निस्वार्थ भाव से एक काम रहता है, जो कि हम जितना कर सके उतना कम है। सर, एक सवाल मैं करना चाहूँगी। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, तो ये सवाल करना ज़रूर बनता है कि सर, उत्तराखंड में ना पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपके प्रयास इस दिशा में कुछ बदलाव ला पाए हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन जो है ये पूछा है। ये बहुत जरूरी होता है कि हम जहाँ रहे हैं हमको उस जगह ने आज इस लायक बनाया है। तो हमारा ये प्रयास अवश्य होना चाहिए कि मैं उस जगह के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं वहां से भाग जाऊं तो वो जगह तो फिर और खराब हो जाएगी। तो इस दिशा में हमने जो एक स्कीम, होम स्टे की स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत मैं जब भी जिलों में जाता हूं तो मैंने उन लोगों को बताया कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। आप लोगों के पुराने घर हैं, वो पठाव के घर हैं, वो तिवारियां हैं, उनको थोड़ा ठीक ठाक करिए और वहां पे अपना होम स्टे बनाए। क्योंकि आजकल का जो यूथ है, जो टूरिस्ट है, जो लोग हैं, वो ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आजकल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है,
तो आप तक लोग पहुंचेंगे, आपको नहीं जाना है, आप यहाँ रहिए, इसको करिए, इसके लिए आप जो जो सहायता मिल रही उसके लिए करिए। तो हमारे कुछ फौजी हैं, वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, और मैंने करीबन 70-75 लोग जो हैं अपने फौजी जिन्होंने होम स्टेज बना रखे, उनको हमने इस प्लेटफॉर्म में किया है ताकि वो वहां रहें और अपना ये चलाएं। साथ ही उनको मैंने अपने जो प्लेटफॉर्म जो हमारा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको बोला है कि आप हमारे 4 धाम रूट है, ये हमारे टूरिस्ट रूट है, उसके ऊपर इनको मैप कीजिए, ये कहाँ कहाँ होम स्टेज है, किसका होम स्टे है, ये कौन से फौजी का है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये पूरा बन जाएगा तो हम इसको पूरे अपने देश में, प्रदेश में और सब जगह इसको सर्कुलेट करेंगे। क्योंकि कोई फौजी अगर आता है तो अगर उसको मालूम अरे फौजी का है, तो उसका एक स्वतः है उसकी तरफ एक वो रहता है अट्रैक्शन रहता, चलो यार मैं फौजी के पास जाता हूँ। और जब वो फौजी उसके पास, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं भी जहाँ भी जाता हूँ तो मैं इनके होम स्टेज में रुकता हूँ। मैंने कहा मैंने तो पैसा खर्च करना ही, तो मैं क्यों ना इसको दूं। और जब मैं उसके पास जाता हूं तो उसका जज्बा आप देखिए, उसको लगता है कि वो मेरे पास साहब आए हैं, जनरल साहब आए हुए हैं, मेरे फौजी आए हुए हैं। तो वो मतलब अपनी जो उसकी वो है, जितना वो करता है उससे बढ़कर के वो करना चाहता है। और उसको मैं सुझाव भी देता हूँ, देखो तुम ये ठीक कर लो, इसको देख लो, उसको ये कर लो, तो आप इसको ऐसे इंप्रूव करो, ये और अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक फौज का वो है, एक भाईचारा वो भी बना रहता है। उसको हम कुछ जो सजेशन है, अच्छे सजेशन वो भी दे पाते हैं। और फिर मैं औरों को भी बताता हूँ, यार आप जाते हो तो गुरु हमारे फौजी वहां पर हैं, तो आप जाइए उनके पास रहिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगा, यू फील एट होम। इस तरह के प्रयास जो हैं उनमें हम कर रहे हैं कि रहें। तो लोग काफी, मतलब मैं बता रहा हूँ अभी तक 70-75 लोगों को हम जोड़ चुके हैं उसमें, जो जो इस तरह के वहाँ पे रह रहे हैं, उनको और भी गाइडेंस देते रहते हैं ताकि औरों को भी बताएं वो। और जो भी गांव में भी रुक जाओ, का कोई बात नहीं, लोग आना चाहते हैं आजकल। तो इस ये मुहिम है जिसमें कि हम इसको एड्रेस कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, मतलब रिवर्स माइग्रेशन में ये एक बहुत बड़ी पहल है कि हम भाई लोगों को रोक पा रहे हैं अपने उत्तराखंड में रहने के लिए। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जब आर्मी मैन रिटायर होकर घर आता है ना, तो कई सारी चीजें बदलती हैं। फैमिली सोचती है कि ठीक है अब ये आ गए हैं तो अब साथ में रहेंगे या बाकी चीजें। जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि भाई मुझे ये काम करना है एक्स आर्मी मैन के लिए या फिर समाज के लिए, तो उनका रिएक्शन कैसा था और उन्होंने आपका कितना साथ दिया? इसमें मैं थोड़ा डायरेक्टर मोड में बताना चाहूंगा। जब हमने अपने वाइफ को बोला, जो कि स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी, वो जॉइंट कमिश्नर रही हैं प्रदेश में, तो उन्हें बताया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा तुम घर से बाहर रहोगे, मुझे सब घर में तंगी कम होगी। तो हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, ये चलो दोनों काम है, मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बट एनीवे इट इज ऑन द लाइटर साइड, क्योंकि वो खुद इस उसमें रही हैं और खुद ही वो भी हमारे टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं। तो उनको भी ये लगता है कि नहीं, हमको अगर हम सक्षम हैं, अगर हमें भगवान ने ये ऐसा बनाया है, इतना हमको दिया है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बहुत ही इनफैक्ट इसमें हमारा साथ देती है, और कई जगह तो वो भी मेरे साथ जाती विजिट पे, ताकि वहाँ पे कुछ अगर कोई रहती फैमिलीज वगैरह आती हैं जो अपनी समस्याओं के साथ, तो वो भी इसमें पूरा सहयोग हमारे साथ मेरे साथ देती है। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इसमें, और जब भी कोई और भी मैं घर में भी कभी काम करता रहता हूँ तो वो पूरा सहयोग इसमें करती हैं। तो चुनौतियां तो इतनी नहीं रहती, परंतु ये हम चुनौतियों को एक एक चैलेंज की तरह ले करके उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा हम सपोर्ट दे सके, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी इसमें मैं एक आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगा। एक लेडी थी जिसके पति 65 की वॉर में वो शहीद हो गए थे, और वो लेडी मुश्किल से शादी हुए महीना नहीं हुआ था, वो सीधे चले गए थे लड़ाई के लिए, और वो फिर कभी घर नहीं आए। उसके बाद उसने कभी नहीं देखा। तो उसको पेंशन वगैरह नहीं मिल रही थी बेचारी। वो पहले किसी के साथ रही, फिर वो अपने मायके नहीं गई, वहीं रही, उसके सब घर वाले चले गए। पर जब हमको इसके बारे में पता लगा तो हमने उसका केस टेकअप किया पूरे आर्मी हेडक्वार्टर तक, उसको जो उसके बेनिफिट थे उसको सब दिलवाने के लिए। और हम खुद उसके घर गाँव गए, उसको गाड़ी के बाद भी पैदल चल के घर गए। तो आप विश्वास नहीं करेंगी कि जब उनको बताया गया कि ये ऐसे लोग आए हैं तो रोने लगी। कोई विश्वास नहीं हुआ कि मेरी कोई खबर लेने के लिए आया। तो मतलब उसमें इतने
भावनात्मक वो मोमेंट था जी। कि हम उनके जीवन को थोड़ा टच कर पाए। उसके बाद मेरे ख्याल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बेचारी वो काफी बुजुर्ग महिला थी, तो फिर उसका उनका देहांत हो गया, बट वो एक सुकून के साथ पहुंचा पाई। जी, यही होता है सर कि जब इस चीज़ में हम काम करते हैं तो कहीं न कहीं इमोशनली भी हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली जी। करेक्ट। सर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं हमारे सरकार की या प्रशासन की या बाकी चीज़ों की, तो तकनीक के माध्यम से जिला और जो राज्य सैनिक बोर्ड है, उसे किस प्रकार से बेहतर प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं? देखिए, मैंने एक सजेशन भी दिया था कि जिला सैनिक बोर्ड के पास जो इंडिविजुअल जाता है, उसी का ही वो डेटा लेते हैं। जी। अक्सर मैंने ये देखा है कि उनके पास सबका डेटा नहीं होता है। अगर मैं रिटायर हुआ और मैं जिला सैनिक में गया अपना कार्ड बनाने का, तभी उसके पास रहेगा, नहीं तो उसके पास नहीं होगा। तो मैंने एक सजेशन दिया है, ये आपके माध्यम से भी इसमें कुछ हो सके। मैंने कहा कि जब इंडिविजुअल रिटायर होता है तो हमारे पास डेटा रहता है कि वो किस प्रदेश का है, किस जिले का है, किस ब्लॉक का है, राइट अप टू गांव तक की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिजिटल रूप में केंद्रीय सैनिक बोर्ड तक आनी चाहिए, और वहां से वो जो जिले हैं या जो राज्य सैनिक बोर्ड है वहां तक जानी चाहिए। एटलीस्ट उस जिले को ये तो पता लगेगा कि मेरे जिले के ये बंदे रिटायर हो गए हैं, इनकी ये स्किल्स हैं, इनकी ये उम्र है, इनकी ये इश्यूज हैं, जो कुछ है, तो वो प्रोएक्टिवली कुछ कर सकता है। अभी उनके पास से पूरा डेटा नहीं हो पाता है। तो अगर इस क्षेत्र में इसमें कुछ पहल हुए और उनके पास से डेटा आ जाए, तो वो एटलीस्ट जिले को पता रहेगा कि मेरे इस समय इतने हैं, इस समय इतने हैं। अगर स्टेट उनमें से कुछ चूज करना चाहता है, जैसे मैंने बताया को डिजास्टर में, टूरिज्म में, तो वहां से सीधे उठाए। अभी उनके पास डेटा नहीं होता है। आजकल तो डेटा का जमाना है, अगर जिसके पास डेटा है उसको वो किसी तरह से उसका इस्तेमाल भले के लिए कर सकता है। तो इसमें अगर थोड़ा हम प्रयास करें तो मेरे ख्याल से इसमें हम और अच्छा कर सकते हैं एज अ स्टेट। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने क कई सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से जो है जिला इसमें काम कर सकता है या स्टेट इसमें काम कर सकता है। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आने वाला टाइम है, आप अपने काम को किस दिशा में आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं? और साथ ही अगर कोई पूर्व सैनिक इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह दोगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि काम करने की कोई टाइम सीमा या कोई उम्र ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो भी अपने अच्छे मन से अगर ये सोचता है कि मुझे समाज को कुछ देना है, कुछ समाज के लिए कुछ करना है, इस भाव से अगर वो आगे आते हैं, तो काम करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए, जब एक बार फौज से आ जाता है, अपना एक फौजी भी है, तो वो कई सारी उसकी चीजें होती हैं जो वो इतना नहीं समझ पाता है, ना उसकी तो समझ नहीं होती है उस क्षेत्र में। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी हमारे बैंक्स ने एमओयू किया हुआ है, जो हमारे डीएसपी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए एक एमओयू किया हुआ है, पर वो एमओयू का क्या प्रोविजंस है, उनको कैसे क्रियान्वित करना है, ये सब लोगों को नहीं पता होता है। अभी रिसेंटली ही हमारे एक जो सर्विंग थे उनकी डेथ हुई है, पर उनके लेडी को नहीं पता था, तो उनका हमने फॉर्म भरा कर, क्योंकि डेथ में भी वो 10 लाख रुपए देते हैं अगर डेथ होती नॉर्मल सर्विंग की। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं लोगों को, मैं तो पूछ पूछ के उनको कराता हूँ। और अगर जैसे कोई भूतपूर्व सैनिक है, अगर उसका अकाउंट है स्टेट बैंक में और बैंकों में भी है, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट का वेरिएशन है, तो अगर वो है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसको 10 लाख रुपए देने, परंतु वो कैसे मिलेंगे 10 लाख रुपए? अब उसके लिए हम बताते हैं उनको, भैया आपने उसका एफआईआर कराना है, उसकी पोस्टमार्टम करानी है, और विद इन 60 डेज आपको बैंक में वो अपना फाइल करना है, और आपको 10 लाख रुपए बैंक देगा, क्योंकि उन्होंने ये हमारे साथ एमओयू किया हुआ है। पर एमओयू किया, पर इसकी जानकारी कितने लोगों का है और उसमें क्या प्रक्रिया है, किस समय सीमा में करना है, ये नहीं मालूम होता। आपने 60 दिन के 61वें दिन आप करोगे तो आप टेक्निकली आउट हो। आपने जमा किया पर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं की थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, आपने एफआईआर नहीं कराई थी, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि इंश्योरेंस का आपको मालूम है, सबको मालूम है कि इंश्योरेंस में छोटी छोटी चीज के ऊपर जो एज पर उसमें नहीं है, वो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
तो ये चीजें जो हैं उन तक पहुंचाना, इसमें इसमें आप बोल रहे कितने लोग, इसमें तो सब लोग इसमें लग सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो लेडीज है बेचारी, जिनके लिए और भी कई कई सारी स्कीम्स हैं, उनको पता नहीं रहता कैसे उनको उसका फायदा मिलना है। बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ, बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपका जज्बा होगा तो क्षेत्र और फील्ड और एरिया सब अपने आप आ जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है सर। बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने जानी है और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज आपसे बात की है, क्योंकि सैनिक के लिए रिस्पेक्ट तो दिल में होती ही होती है, लेकिन जब उनसे बातें होती हैं और कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो वो रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ती जाती है। सर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर और नेशन फर्स्ट के संदर्भ में आप समाज, पूर्व सैनिक और हमारी युवा पीढ़ी क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये जो वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, जी। नेशन फर्स्ट, ये दो चीजें जो हैं ये बहुत मायने रखती हैं कि सोल्जर हमेशा देश के लिए वो जिया है, और देश के लिए अगर नौबत आती मरने की तो वो अपना सर्वोच्च बलिदान भी देता है, और ये एक देश के लिए हमेशा बहुत मायने रखता है। नेशन फर्स्ट, अगर हम यही चीज सोच करके अगर काम करते हैं कि सैनिकों को क्या, मैं तो सबके लिए बोलूंगा, समाज में सब लोगों को देश के बारे में सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। हम दूसरों से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि ये करे, सरकार ये करे वो करे, पर मैंने क्या किया है, छोटी सी बात है। क्या मैंने अगर जाना, अगर जैसे हम नॉर्मल एक्टिविटी कुछ होती है, साफ सफाई है, मैंने क्या योगदान दिया, क्या मैंने कुछ किया उसमें? अगर छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें और अपना योगदान उसमें दें, तो देश हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। और चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे हम उसमें नेशन बिल्डिंग हो, चाहे यूथ के लिए कुछ करना हो, इसी तरह से भी। और इसमें पूर्व सैनिक ही नहीं, सभी लोग, सभी समाज का हर वर्ग का जो है, उन लोगों का इसमें रहना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, मेरा मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। इस भाव से अगर हम काम करते हैं, कोई भी काम करेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। और आपका जो ये प्रोग्राम है, जो वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, ये मुझे पूरी उम्मीद है ये समाज में सबको बहुत प्रेरित करेगा कि अगर एक सैनिक जो कल भी उसने काम किया और आज भी वो करने को तैयार है, वो रिटायर होने का नाम नहीं ले रहा है, देश के लिए कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है और कर रहा है, तो इससे बढ़कर तो मुझे और लगता नहीं कोई और मोटिवेट कर पाएगा। तो ये अवश्य ही जन जन तक पहुंचेगा, और सब लोग आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से और समर्पित होंगे देश के लिए, और नेशन फर्स्ट को हमेशा सर्वोच्च रखेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही है सर। और सर आपसे बात करके मुझे इतना तो पता चल गया कि देश सेवा सिर्फ वर्दी तक सीमित नहीं होती है। पूर्व सैनिक न सिर्फ हमारे देश के रक्षक है, बल्कि आज भी समाज के मार्गदर्शक हैं। ये बात कोई झुठला नहीं सकता। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए और हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।